ये एफ ब्लॉक पे है। एफ ब्लॉक में हमने देखा कि यूरोपियम का रेडियस होता है जनरली सबसे बड़ा होता है, बाकी हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस कम होता है, ठीक है भैया। उसके बाद हमने डीकॉन्ट्रैक्शन पे है। अब डीकॉन्ट्रैक्शन क्या होता है भैया, जो कि 13 ग्रुप होता है भैया, बैगन आलू गाजर इन थैला, जो एल्यूमिनियम होता है भैया उसका रेडियस बड़ा होता है एज कम्पेयर टू गैलियम के। हालांकि होना तो ये चाहिए, जब हम ऊपर से नीचे आए तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो जो गैलियम होता है उसका रेडियस बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम के। हाँ, बात तो ये होनी चाहिए, पर एल्यूमिनियम का बड़ा होता है। क्यों होता है एल्यूमिनियम का बड़ा होता है? क्योंकि गैलियम का छोटा हो जाता है। गैलियम का छोटा क्यों होता है? डीकॉन्ट्रैक्शन की वजह से, डी ऑर्बिटल की वजह से, और इसमें से स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब इसे हम स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जब हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम से गैलियम पे आते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिल होना कहां से स्टार्ट होता है? स्कैडियम से होता है। इसी वजह से हम उसे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। आई होप दैट क्लियर। उसके बाद हम जंप कर देते हैं किसके ऊपर? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में भैया हमने लेंथेनाइड सीरीज में देखा कि लेंथेनाइड सीरीज की वजह से रेडियस बराबर रहते हैं, कम हो जाते हैं, बढ़ते नहीं है भैया। क्यों? लेंथेनाइड सीरीज में भैया 4f का यूज होता है। 4f का भैया सिग्मा बहुत कम होता है। 4f का भैया सिग्मा बहुत कम होता है भैया। हाँ, उसका जेड इफेक्ट ज्यादा होता है भैया। जेड इफेक्ट ज्यादा होगा भैया, रेडियस कम हो जाएगा भैया। हाय हाय ब्रो, मेरा नाम है हर्षिम, आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये होने वाला है लेक्चर नंबर 8, जिसका हमारा प्रायोरिटी टेबल, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस से पढ़ते हैं, हर चीज डिटेल में पढ़ते हैं। आज ये सिलेबस, आज एडवांस सिलेबस, आज ये क्वेश्चन, आज एडवांस क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में एक सिस्टमैटिक वे में अच्छे से डिस्कस करते हुए आ रहे थे, ठीक है ना। हाँ, तो ये होने वाला है लेक्चर नंबर 8। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 7 में काफी कुछ कवर कर चुके हैं, जैसे काफी कुछ में ये लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था? एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस करते हुए क्या आए थे भैया? एटॉमिक रेडियस आए थे भैया। और एटॉमिक रेडियस में भी मैंने काफी डिटेल में घुसा था, जो कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में है, ठीक है ना। हमारे अगर मान लो एटॉमिक रेडियस का जो क्वेश्चन बनते हैं, हाँ, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से ज्यादा बनते हैं। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के अंदर में जो रिलेशन होता है एलिमेंट का एक दूसरे से रिलेशन, एटॉमिक रेडियस के कंपेयर में, हाँ, क्या होता है, उससे ज्यादा बनते हैं। हाँ, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे लेक्चर नंबर 7 में। हाँ भैया, तो हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को अच्छे से देख लिया था। अब भैया ये जो लेक्चर होगा, हाँ, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक का रेडियस और एफ ब्लॉक का रेडियस, ठीक है ना, कि रेडियस का क्या ट्रेंड होता है डी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, ये सब डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्कैंडाइट कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। स्कैंडाइट, सॉरी, जिसे हम डी कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं और हम स्कैंडाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद हम आयनाइजेशन एनर्जी पे हम मूव करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, बेसिक्स से लेकर एडवांस तक जाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। तो क्या आता है क्या नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एडवांस तक जाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, अब बात करते हैं डी ब्लॉक ना। हाँ भैया, डी ब्लॉक। अब ये डी ब्लॉक में एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड रहता है? मैंने कहा कि एक एलिमेंट लिखते हैं, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है ना। हाँ, मैंने क्या किया, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को ऐसे लिख दिया, जो कि डी ब्लॉक की बात होती है। हाँ, ये सब डी ब्लॉक में आते हैं। हाँ भी, एकदम तो क्लियर है भैया। मैंने कहा देखो यार, ध्यान से सुनना। अगर हम जाते हैं जनरली, क्या होता है कि जनरली, हाँ, क्या होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियस घटता है। पर बात ये है ना, डी ब्लॉक में आपको कुछ चीजें मेमोराइज करनी है, कुछ चीजें बस मेमोराइज करनी है, ज्यादा आपको ध्यान रखना भी है एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। पर मेमोराइज करने वाली जो चीज है वो डी ब्लॉक में है भैया। क्या ध्यान रखना है? मैंने कहा जब हम स्कैडियम से लेके हम मैग्नीज तक जाते हैं, स्कैडियम से लेके जब हम मैग्नीज तक जाते हैं, स्कैडियम से लेके जब हम मैग्नीज तक जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस भी घटता है। आई होप क्लियर हुआ। ध्यान से सुनना, बस छोटी सी बात है कि जब हम स्कैडियम से लेके मैग्नीज तक जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस घटता है। जब हम आयरन से लेके हम निकल तक जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बराबर रहता है। यानी कि एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट रहता है। मैंने कहा हाँ, एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट रहता है, यानी कि बराबर रहता है। इनके इनके बीच में जो एटॉमिक रेडियस का जो डिफरेंस रहता है वो नेग्लिजिबल जैसा रहता है। मींस बहुत ज्यादा ही माइन्यूट का डिफरेंस रहता है, जिसे हम कांस्टेंट बोल देते हैं। अप्रोक्सीमेटली बराबर ही रहता है। आई होप क्लियर हो। हाँ भैया, और उसी तरीके से कॉपर और जिंक की बात करें तो एटॉमिक रेडियस यहाँ पे बढ़ता है। ध्यान देना, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस घट रहा है, इन तीनों में क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस बराबर आ रहे हैं, ठीक है। बस कॉपर और जिंक में क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। बस ये चीजें ध्यान रखनी है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा भैया मैग्नीज और आयरन का क्या हुआ, भैया निकल और कॉपर का क्या हुआ। हालांकि आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन कभी जेई में आएगा नहीं, ठीक है ना, कि क्योंकि ऐसा किसी किताब में इनका कंपेयर नहीं दिया है कि इनके रेडियस का क्या कंपेरिजन होगा। पर मैं आपको बता दूं, जो मैग्नीज होता है उसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है एज कम्पेयर टू आयरन के, ठीक है ना। और कॉपर का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू निकल के। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आपको रीजन चाहिए, मैं रीजन में आगे बता दूंगा धीरे धीरे करके, कुछ चीजें और आपको बतानी होंगी, मिस मैं कुछ चीजें और आपको बताऊंगा, उससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। बस इतनी चीजें ध्यान रखना। अब हम मूव करते हैं एफ ब्लॉक में, ठीक है ना। ज्यादा हमें कुछ ध्यान नहीं देना है, बस जो कि हमें रिलेवेंट है बस उसी पे ध्यान देना है, ठीक है ना। हम एडवांस के पर्सपेक्टिव से तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस की, तो हमें काफी अच्छे से मेच्योरिटी के हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है ना। हाँ, मेन चीज है एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में जाना, और डी ब्लॉक में मैंने जितना बताया बस इतना ध्यान रखना। हाँ, अब बात आती है कि भैया एफ ब्लॉक में क्या सिस्टम है। एफ ब्लॉक में मैंने कहा देखो, जनरली इसका भी यही रूल है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हाँ, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है कि रेडियस, एटॉमिक रेडियस घटता है। बस यही होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक रेडियस घटता है। पर बीच में एक एक्सेप्शन आ जाता है जनरली। अगर मैं आपको इसको ग्राफ के मेथड से बताऊं बाबू, अगर मैं इसको ग्राफ के मेथड से आपको बताऊं, अगर मैं इधर रेडियस ले लूं, इधर मैं एटॉमिक नंबर ले लूं, ठीक है ना। हाँ, तो जनरली क्या होता है, घटते हैं, हाँ,
लेकिन एक बीच में बढ़ता है, फिर ऐसे घटता है, फिर ऐसे घटते 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 घटता जाता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक ऐसा एलिमेंट होता है जहाँ मान लो हम 58 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, हाँ 58 59 ऐसे करते 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 62 पे आ गए, हाँ फिर एक बीच में एलिमेंट होता है 63 निकाल, हाँ उसका रेडियस ऐसा जंप करता है, यानी कि वो बड़ा होता है सब सब एज कम्पेयर टू सबसे, ठीक है ना। अमंग दिस इसका इसका जो एलिमेंट है जो कि 63 पे इसका एटॉमिक नंबर है, जो ये एलिमेंट है इसका एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा है, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे 64 आता है, यहाँ पे क्या होता है 71 आता है। अगर हम बात करें, हमने ये किसका लिखा है, लेंथेनाइट सीरीज का लिखा है, मैंने किसका लिखा है, लेंथेनाइट सीरीज का लिखा है। अब लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट कहाँ से होती है भैया, 58 से स्टार्ट होती है 71 तक जाती है। जनरली क्या होता है, ये रेडियस घटते रहते हैं घटते रहते हैं, पर बीच में एक ऐसा एलिमेंट आया जिसका रेडियस बढ़ गया। अब ये एलिमेंट कौन सा है, मैंने कहा आपको बता दूं, ये एलिमेंट है यूरोपियम। ये एलिमेंट कौन सा है, इस एलिमेंट का नाम है यूरोपियम। अच्छा भैया इस एलिमेंट का नाम है यूरोपियम, मैंने कहा हाँ इस एलिमेंट का नाम है यूरोपियम। भैया ऐसा क्या होता है भैया, इनके केस में क्या होता है भैया, इसका लॉजिक क्या है भैया कि यूरोपियम का रेडियस इन सबसे कुछ अलग है भैया। यूरोपियम का रेडियस अचानक से भी इतना बड़ा क्यों हो गया? इसका बाबू सिंपल सा रीजन ये है कि जनरली क्या होता है, अगर हम एफ ब्लॉक में बात करते हैं और एफ ब्लॉक में अगर हम लेंथेनाइट सीरीज की बात करें ना, हाँ एफ ब्लॉक में अगर हम लेंथेनाइट सीरीज की बात करें तो इनका क्या होता है, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जो इनके एटम, वो जनरली 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना, हाँ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं जनरली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट जो करते हैं, ठीक है। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, हाँ बस इन केस ऑफ यूरोपियम सिर्फ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होती है। जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना, हाँ बट इन केस ऑफ यूरोपियम देयर इज अ शेयरिंग ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, बस यही एक सिंपल सा रीजन है, इस वजह से इसकी रेडियस बड़ी आती है। अब आप कहोगे भैया ऐसा कौन सा रीजन होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन से भैया इसका रेडियस बढ़ गया, मीन्स अगर 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसका रेडियस सबसे बड़ा क्यों गया, ये भैया थोड़ा सा और समझाओ डिटेल में। मैंने कहा ध्यान से सुनना, अगर मैं एक न्यूक्लियस ले लूं, एक और न्यूक्लियस ले लूं, मतलब कि इसी मीन्स लेंथेनाइट सीरीज में मान लो हमने 2 एटम ले लिया। अब 2 एटम लिए, सेम सेम एटम है, हाँ सेम एलिमेंट के मैंने 2 एटम ले लिए। मैंने कहा इसका न्यूक्लियस है इसका न्यूक्लियस है, मैंने इलेक्ट्रॉन को बीच में से हटा दिया, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बाबू बीच में से हटा दिया, इतना तो क्लियर हुआ है। हाँ मैंने कहा इनके बीच में क्या होगा भैया, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन जनरेट होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन जनरेट होगा ना, हाँ भैया। लेकिन मैं कहूँ आपसे बाबू, इनके बीच में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रख दूं, इनके बीच में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रख दूं तो क्या होगा भैया, भैया जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रिपल्सन है भैया वो कम होने लगेगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा भैया, समझ में आया? हाँ भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा। अगर मैं कहूँ इसकी जगह में 2 इलेक्ट्रॉन रख दूं तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा हाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो भैया थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। मैंने कहा अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन रख दूं तो भैया अगर 3 इलेक्ट्रॉन रख दूंगे भैया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ने लगेगा। मैंने कहा बस अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के बीच में जो होगा रेडियस होगा वो कम होने लगेगा। तो क्या होता था, जनरली 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते थे, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते थे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं, हाँ तो क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है तो रेडियस कम हो जाता है। हाँ, पर अगर वही 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जब जैसे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो हमारा रेडियस बढ़ जाता है, बस वही एक रीजन है, ठीक है ना। सिंपल सा एप्लीकेशन बताओ तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसमें सबसे बड़ा रेडियस किसका होता है भैया, सिंगल का, उसके बाद डबल का, उसके बाद ट्रिपल का ना, ट्रिपल का सबसे छोटा होता है ना, हाँ भैया डबल का उससे छोटा, उस मींस डबल का उससे थोड़ा सा बड़ा और सिंगल का उससे और बड़ा रहता है, वही केस है, वही आप अप्लाई कर सकते हो। जो 2 हैं, अगर 2 हैं तो इनका रेडियस थोड़ा सा बढ़ा जाएगा एज कम्पेयर टू 3 वाले के ना, हाँ भैया। तो बस यही है, मैं बताना चाहता था कि एफ ब्लॉक में हमें यही चीज़ें रिमेंबर करनी है, जो भी क्वेश्चन बनेगा इससे बनेगा। आपको बता दूं एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो जनरली जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, टफ क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं मेजरली क्वेश्चन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक से। तो एस ब्लॉक का जो ट्रेंड है, पी ब्लॉक का जो ट्रेंड है, मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, आप लेक्चर नंबर 7 जरूर देखिएगा, ठीक है ना। हाँ भैया, तो हमारा यहाँ पे रेडियस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। हाँ मीन्स ब्लॉक वाइज क्लियर हो चुका है, पर कुछ चीज़ें हैं हमें एटॉमिक रेडियस से पढ़नी है, जैसे कि मैंने कहा जैसे कि डी कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि डी कॉन्ट्रैक्शन। अब इसी डी कॉन्ट्रैक्शन को हम स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। स्पेलिंग देख लेना आप लोग, आई होप सही हो। मैंने कहा कि इसे क्या बोलते हैं, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, डी कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब जिन्होंने ये टॉपिक दिया हम वो सर को बुलाते हैं सामने, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, वो मुझे समझाएंगे और वही चीज़ आप देखना और आप सीखना, ठीक है ना। हाँ
तो सर आए मुझसे, सर मैंने सर से पूछा, सर ये डी कॉन्ट्रैक्शन क्या मतलब है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? मैंने कहा सर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन शायद शायद स्टैंडर्ड एलिमेंट से रिलेटेड होगा, डी कॉन्ट्रैक्शन शायद डी ब्लॉक से रिलेटेड होगा। तो सर क्या ये डी ब्लॉक का कोई प्रॉपर्टी है क्या? कह रहे नहीं हर्षित, ये डी ब्लॉक का प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने कहा सर क्यों, पर लिखा तो कुछ ऐसा ही है सर। कह रहे नहीं, ये प्रॉपर्टी है पी ब्लॉक का। मैंने कहा सर पी ब्लॉक? कह रहे हाँ, पी ब्लॉक में अगर 13 ग्रुप उठाएं, जो कि होता है बैगन, आलू, गाजर, इंथैला, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब सर ने मुझे बताया कि ये 13 ग्रुप है। मैंने कहा सर हाँ मुझे पता है 13 ग्रुप है। सर ने कहा इसका एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बता सकते हो? मैंने कहा सर हाँ, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड मैं बता सकता हूँ सर। इसका सबसे बड़ा होता है, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। जैसे कि हमें पता है सर कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस हमारी बढ़ती है, तो हम अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। सर ने यहाँ पे मुझे समझाया कि हर्षित देखो, जो ट्रेंड होता है रियलिटी का ये गलत है। कहा कि जो असली ट्रेंड है वो गैलियम होता है, एल्युमिनियम से आगे आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, फिर इंडियम, फिर थैलियम। यानी कि एल्युमिनियम का एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है एज कम्पेयर टू थैलियम, एज कम्पेयर टू गैलियम के। सर ने मुझसे क्या कहा कि गैलियम का एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है एज कम्पेयर टू, सॉरी, एल्युमिनियम का एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है एज कम्पेयर टू गैलियम के। मैंने कहा सर ऐसा क्यों? पर हमने तो यही पढ़ा है ना सर कि अगर हम टॉप से लेके हम बॉटम तक जाते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस सर क्या होता है, बढ़ता है। तो उस हिसाब से सर सही तो यही होगा ना? तो सर ने कहा नहीं हर्षित, यहाँ पे तुम्हें ध्यान देने वाली चीज ये है कि गैलियम का एटॉमिक रेडियस बड़ा तो होना चाहिए था, सही के हिसाब से तो बड़ा होना चाहिए था, पर होता रियलिटी में छोटा है, एल्युमिनियम का बड़ा होता है। मैंने कहा सर रीजन? कह रहे इसी रीजन को हम बोल देते हैं डी कॉन्ट्रैक्शन। हालांकि हर्षित यहाँ पे जो डी है ये डी ऑर्बिटल से रिलेटेड है। मैंने कहा सर डी जो यहाँ पे है डी ऑर्बिटल से रिलेटेड है? कह रहे हाँ हर्षित, यहाँ पे जो डी है वो डी ऑर्बिटल से रिलेटेड है। और जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन है इसका रीजन मैं बताता हूँ, इसका नाम क्यों पड़ा स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन। मैंने कहा सर ठीक ठीक है, तो पहले ये रीजन बता दो ना सर कि ये क्यों हुआ, ये रीजन बता दो कि ये क्यों हुआ सर कि एल्युमिनियम बड़ा हुआ एज कम्पेयर टू गैलियम। कह रहे हैं देखो हर्षित, अगर हम बात करें एल्युमिनियम की जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 13 होता है, हाँ भैया 13 होता है कि नहीं होता? हाँ भैया 13 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अगर हम बात करें किसकी, गैलियम की, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 31 होता है। थोड़ा ध्यान से देखना, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 31 होता है ना। हाँ सर, मैंने कहा कि 3s2 3p1, हाँ 3s2 3p1, हाँ ना, हाँ। और 3d0 इसका क्या हो गया भैया 3s2 3p1 3d0 एल्युमिनियम का क्या हो गया हमारा, ये हो गया क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं गैलियम का। गैलियम का क्या हो जाएगा, गैलियम का हो जाएगा 3d10 4s2 4p1, ये हो जाता है ना। 3d10 4s2 4p1 ये हमारा गैलियम का हो जाता है एटॉमिक कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। हाँ भैया, मैंने कहा एल्युमिनियम का गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझे? हाँ भैया। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हम एल्युमिनियम से बाबू जब हम गैलियम तक आते हैं, हाँ तो देखो कितने का डिफरेंस आ जाता है भैया 18 का, यानी कि 18 प्रोटॉन का डिफरेंस आ जाता है ना। हाँ भैया 18 प्रोटॉन का डिफरेंस आ जाता है। मैंने कहा मैं वही कहना चाहता हूँ बाबू, जब इनके बीच में 18 प्रोटॉन का डिफरेंस आ जाता है, यानी कि देखो जब हम एल्युमिनियम से गैलियम पे जाते हैं, जब हम एल्युमिनियम से गैलियम पे जाते हैं, हाँ एल्युमिनियम से गैलियम पे जाते हैं तो इनका क्या होता है, इनका जेड जो होता है वो 18 इंक्रीज कर जाता है। हाँ 18 प्रोटॉन इंक्रीज कर जाते हैं ना। हाँ 18 प्रोटॉन इंक्रीज कर जाते हैं और मैं आपको बता दूं यहाँ पे डी ऑर्बिटल आ जाता है। हाँ अब यहाँ पे जब डी ऑर्बिटल आ जाता है ना, हाँ डी ऑर्बिटल के अंदर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट कर देते हैं। वो भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अब मैं आपको बता दूं जो डी ऑर्बिटल होता है इसका जो सिग्मा होता है वो बहुत पुअर होता है, इसका सिग्मा बहुत ज्यादा पुअर होता है। और जब सिग्मा इसका बहुत ज्यादा पुअर होगा तो इसका जो जेड इफेक्ट होगा बाबू, इसका जो जेड इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। हाँ भैया इसका जेड इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर बाबू इसका जेड इफेक्ट ज्यादा होगा तो इसका रेडियस क्या कम नहीं हो जाएगा? हाँ भैया कम हो जाएगा। मैंने क्या कहा, मैंने सिंपल से ही कहा कि जब मैं एल्युमिनियम से गैलियम जाता हूँ तो हमारे 18 प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, और जब 18 प्रोटॉन बढ़ जाते हैं ना, हाँ और उसके बाद में एक केस दी हो गया 18 प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये आती है जो इनका जो डी ऑर्बिटल होता है, हाँ डी ऑर्बिटल, इसका क्या होता है जो सिग्मा होता है बहुत पुअर होता है, डी ऑर्बिटल का सिग्मा पुअर होता है ना। हाँ भैया एज कम्पेयर टू एस एंड पी, ठीक है पुअर होता है। अगर पुअर होगा तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, और जेड इफेक्ट बढ़ता है तो रेडियस घटेगा, ठीक है ना। बस यही एक रीजन है, और इसी को क्या बोल देते हैं डी कॉन्ट्रैक्शन। डी ऑर्बिटल की वजह से हुआ डी कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया, ठीक है ना। यहाँ पे डी ऑर्बिटल केस क्या था, डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन थे, पर यहाँ पे डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो समझ में आया? हाँ भी समझ में आया। अब बात आती है भैया कि डी कॉन्ट्रैक्शन, तो समझ में आया कि डी ऑर्बिटल की वजह से होता है।
ये स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? हालांकि इसका रीजन ये है कि जब हम एल्युमिनियम से गैलियम में आते हैं तो स्कैंडाइड पहला एलिमेंट होता है जहां पे डी ऑर्बिटल की एंट्री होती है। इसका रीजन यही है, सिंपल सा एक रीजन है कि स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों कहते हैं कि जो स्कैंडियम है, हाँ, ये पहला एलिमेंट है जहां पे एंट्री डी ऑर्बिटल की हो जाती है, जहां पे एंट्री डी ऑर्बिटल की हो जाती है। थोड़ा सा यार आज मीन्स थोड़ा सा बुखार जाता है मुझे ना, इसी वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ। मीन्स ऐसा लग रहा है मैं क्लियर नहीं बोल रहा, मुझे ऐसा खुद लग रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना, बाकी मैं फिर से सही हो जाऊँगा, तो मैं फिर से सही बोलूँगा ठीक है ना। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये रखना है ना। हाँ, ये एक्चुअली में जेईई 2016 का क्वेश्चन भी है। जेईई 2016 में पूछा गया था कि कौन सा सही होगा, मीन्स कुछ गलत भी दिया गया था, तो एक ऑप्शन ये था कि यही सही होगा, ठीक है ना, कि एल्युमिनियम का कंपेयर एज कम्पेयर टू बड़ा होता है गैलियम का, क्योंकि गैलियम का छोटा हो जाता है। क्यों छोटा हो जाता है? वहाँ पे हम देखते हैं कि डी ऑर्बिटल में उसकी क्या होता है, डी ऑर्बिटल की जो सिग्मा होता है वो कम हो जाता है, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। अब इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, इसी वजह से क्या हो जाता है, जेड बढ़ जाता है, और जब जेड बढ़ जाता है तो रेडियस घट जाता है। आई होप क्लियर हुआ। हाँ भैया समझ में आया, समझ में आया, हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है ना। बस इतना लिख लो, मैं पानी पी लो। मैं इरेज कर रहा हूँ ना इसका। हाँ तो ठीक है ना, मैं इरेज कर दूँ ना। हाँ आप लोग इसको लिख लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। डी कॉन्ट्रैक्शन समझ में? हाँ भाई डी कॉन्ट्रैक्शन समझ में। मैंने कहा कि देखो यार, अगला जो टॉपिक है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। समझ में आ जाएगा अच्छे से, आराम से। ठीक है ना। हाँ ये क्या लिखा है मैंने भैया, आपने स्कैंडाइड लिखा है, स्कैंडाइड लिखा है, इट्रियम लिखा है भैया, लेंथेनियम लिखा है भैया। मैंने कहा ठीक है, इसके आगे क्या लिखा है भैया, फर्स्ट लिखा है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। हाँ भैया ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है। हाँ भैया भैया ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है ना भैया, इतना तो हमें क्लियर है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। मैंने कहा कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये क्या है भैया, आपने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में पहला एलिमेंट लिखा है और लास्ट एलिमेंट लिखा है। सेकंड में भी वही केस है भैया, पहला लिखा है भैया और लास्ट लिखा है भैया, पहला लिखा है भैया, लास्ट लिखा है। आई होप क्लियर हुआ। हाँ भैया क्लियर हुआ। मैंने कहा बाबू ध्यान से सुनना, जनरली क्या होता है पता है, जब हम ऊपर से लेकर नीचे आते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं, हाँ, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, समझे। हाँ एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, पर जब हम इट्रियम से जब हम लेंथेनम में आते हैं, हाँ, यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बराबर रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। हाँ हालांकि केस ये है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए, एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए। हाँ देखो, एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए, यहाँ से लेके जब फर्स्ट से सेकंड में आते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ता है ना। हाँ फर्स्ट से सेकंड में आते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, उसमें जब यट्रियम से लेंथेनियम में जाते हैं एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। मैंने कहा देखो स्कैंडियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, टाइटेनियम, हाँ, यट्रियम के बाद जिरकोनियम, हाँ, लेंथेनियम के बाद हैफ ना। हाँ मैंने कहा ध्यान से सुनना, ये जो मैंने केस बताया, ये केस कहाँ पे फॉलो होगा बताया, कहाँ पे भी है। मैंने कहा ध्यान से सुनना, अब यहीं पे हमारा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। मैंने कहा बाबू जब हम लेंथेनाइड से, जब हम लेंथेनम से हम हैफनियम में जाते हैं, हाँ एचएफ में जाते हैं, ये इसका क्या होता है, 57 होता है ना एटॉमिक नंबर, हाँ ये 57 होता है। इनके बीच में क्या होता है, 58 से लेके 71 तक इसका क्या होता है, 72 होता है। हाँ भैया इनके बीच में, इनके बीच में क्या होता है, ऐसे लिखा है ना, हाँ इसे रुक, यहाँ देखो इनके बीच में 58 से लेके 71 तक, 58 से लेके 75 तक क्या आती है भैया, इनके बीच में 58 से लेके 71 तक लेंथेनाइड सीरीज आती है ना। हाँ भैया इनके बीच में 58 से लेके 71 तक लेंथेनाइड सीरीज आती है।
अब ये जो लेंथेनाइट सीरीज होती है भैया, हाँ, ये एफ ब्लॉक की होती है भैया। हाँ भैया, ये एफ ब्लॉक की होती है भैया, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन भैया एफ ब्लॉक में जाएगा, यानी कि एफ सबसेल में जाएगा। हाँ, एफ सबसेल में भैया कि एफ ऑर्बिटल में जाएगा। हाँ भैया, और वो भी एफ ऑर्बिटल में भैया कौन से, और भैया क्वांटम नंबर क्या होगा भैया, 4f में जाएगा। 4f में जाएगा, लेंथेनाइट वाले 4f में जाते हैं, हाँ, एक्टिनाइट वाले 5f में जाते हैं। हाँ भैया, और आपको मैं फिर बता दूं, जब लेंथेनाइट वाले 4f में जाते हैं, हाँ, तो 4f का जो हमारा सिग्मा होता है वो बहुत 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 कम होता है, समझे। हाँ भैया, बहुत 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 कम होता है, 2 एरो लगाओ, ठीक है। अगर इसका सिग्मा बहुत कम है, फिर से वही रीजन आ जाता है, सिग्मा कम होगा तो जेड स्टार, यानी कि हमारा क्या कहते हैं, जेड इफेक्ट बढ़ेगा। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, घटेगा, समझे, रेडियस घटेगा, रेडियस घटेगा, समझे। ये लाइन समझे क्या कहा मैंने, 58 से 71 जो बीच में आता है वो एफ ब्लॉक में आते हैं, और एफ ब्लॉक में आने की वजह से बाबू इनका क्या होता है, सिग्मा बहुत कम होता है, 4f का जो सिग्मा होता है बहुत कम होता है, और इसी वजह से जो 4f का सिग्मा कम होता है और 5f का और भी कम होता है, लेकिन यहाँ पे यूज कौन होता है, 4f होता है। तो 4f का सिग्मा कम होगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा। इसी वजह से इनका रेडियस जो होता है, यहाँ से आने में, यहाँ जब आते हैं तो रेडियस बढ़ना तो चाहिए पर बढ़ता नहीं है, बढ़ता नहीं है, समझे, बढ़ना तो चाहिए पर बढ़ता नहीं, कांस्टेंट रह जाता है, समझे। हाँ भैया समझे। अभी पता है तुम्हें ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे भैया आपने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहा, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनाइट सीरीज आ गई, इसी वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आ गया, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। पर अभी एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, अभी एक क्वेश्चन है भैया, वो क्वेश्चन कौन सा है, मैंने कहा देखो बाबू ध्यान से सुना, ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है भैया, वो स्टार्ट हो रही है 58 से स्टार्ट हो रही है। मैंने कहा ये कौन सी सीरीज है, ये तो थर्ड बी है भैया, ये कौन सा है, ये फोर्थ बी है भैया। हाँ, पता है तुम्हें, ये जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है ना, हाँ, ये थर्ड बी में फॉलो नहीं हो रहा है, ये इसके बाद जो कि 58 से फॉलो हो रहा है ना। हाँ भैया, तो इसको यहाँ पे लाइन मारना, ये जो तुम्हारा ये जो सीरीज है, ये स्कैडियम, एट्रियम, लेंथेनम, इसके आगे जो क्या होगा, एसी होगा शायद। हाँ भैया, यही होगा। हाँ भैया, यही होगा। मैंने कहा वो देखो ध्यान से सुनो, इस वाले सीरीज में मीन्स इस वाले ग्रुप में थर्ड बी में स्कैडियम, इट्रियम, लेंथेनम और ये, ठीक है ना। हाँ, इनमें क्या होता है, ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता। अब स्टार्ट कहां से हो रहा है, 58 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वो फोर्थ बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, फोर्थ बी से हमारा ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि स्कैडियम, इट्रियम, लेंथेनम और ये, ठीक है, हाँ, इनमें से अगर आपको रेडियस को देखना हुआ, ट्रेंड देखना हुआ, सबसे बड़ा इसका होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आपको अगर इसमें से दिया जाए टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हैफनियम, तो इसमें क्या करोगे, ये इन दोनों का बराबर आएगा, उसके बाद इसका आएगा, ठीक है ना, इन दोनों का बराबर आएगा, इसका उसके बाद आएगा, इसका छोटा होगा इसके, लेकिन इन दोनों का बराबर आएगा, क्योंकि 58 से हमारा क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आई होप क्लियर हुआ। हाँ, तो ये समझ में आया, हाँ भी समझ में आया हमारा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो। मैं कहा थर्ड बी ग्रुप, फोर्थ बी ग्रुप, फिफ्थ बी ग्रुप एंड सिक्स्थ बी ग्रुप, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से फ्री है, मींस ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता भैया, फोर्थ बी में लगता है भैया, फिफ्थ बी में लगता है भैया, सिक्स्थ बी में लगता है, अभी मैंने बताया था थर्ड बी में नहीं लगता है। ये भी एक क्वेश्चन है अच्छा सा, ठीक है ना, आपसे पूछा फिर से जा सकता है। तो ये समझ में आया, हाँ भी समझ में आया। और आपको बताओ स्कैंडियम, एट्रियम, लेंथियम, एक ये भी लिख लेना, ठीक है ना, कि इसमें से क्या होगा, एटॉमिक रेडियस का बड़ा हुआ, ठीक है। मैंने कहा बाबू, हाँ, सिल्वर, कॉपर, कॉपर, जिंक, एक और ले लेते हैं ना, कोल ले लेते हैं, 1 2 3 4, इन चारों में अगर मैं तुमसे बोलूं सिल्वर ना, हाँ, इन चारों में मुझे ये बता दो कि सिल्वर का, हाँ, एटॉमिक रेडियस किसके क्लोज है, किसके क्लोज है, आप ये बता सकते हो। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, मैंने कहा कि सिल्वर का जो एटॉमिक रेडियस है किसके क्लोज है, आपको ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, बताओ। भाई साहब गर्मी बहुत ज्यादा है यार, ठीक है ना, बताओ।
आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक है। मैंने कहा देखो ये क्या हो रहा है, कॉपर है ना, हाँ ये क्या है, एक कॉपर क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है, हाँ ये सेकंड का है, हाँ ये थर्ड का है, हाँ भैया। जब कॉपर से सिल्वर में आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, ठीक है, लेकिन जब सिल्वर से हम गोल्ड में आते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो रफली रफली बराबर रहता है ना, क्लोज रहता है। तो सिल्वर के कंपेयर में हमारा जो इसका होगा एटॉमिक रेडियस बहुत क्लोज में होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन होगा, समझ में आ गया, हाँ भैया तू लिख ले रहे ऐसे भी, ठीक है ना, हाँ भैया समझ में आ गया। मैंने कहा बस करो यार तुम लोग, बाकी क्वेश्चन मैं लास्ट में कराऊंगा, ये तो कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में डीपीवी फॉर्म में पी/क्यूज को, ठीक है ना, अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, कुछ चीज़ें आपसे पूछने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन है। एक्टिनाइड इफेक्ट, स्पेलिंग देख लेना यार। बता दो इनमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, इफेक्टिव का ऑर्डर बता दो। ये इफेक्टिव का, मैंने कहा हाँ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, कॉन्ट्रैक्शन करने में यानी कि रेडियस को कम करने में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है। अच्छा भैया तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है भैया, आप बताओ ध्यान से, ठीक है ना, हाँ। तो आई होप क्लियर हो चुका है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये है, उसके बाद ये है, सबसे कम ये है भैया, क्यों है, मैंने कहा ये 5F में आता है, हाँ ये 4F में आता है, हाँ ये 3D में आता है ना, हाँ भैया क्यों भैया, और रीजन बताओ। अभी नहीं समझ में आया, मैंने कहा कि देखो यार 5F में आता है तो इसका जो सिग्मा है हाँ वो बहुत कम होगा ना, हाँ भैया तो इसका सिग्मा भी कम होता है, इसका सिग्मा भी कम होता है, पर कम हो मीन्स सिग्मा पुअर तो होता है, इसमें बहुत पुअर होता है, इसका पुअर होता है, इसका बहुत थोड़ा मोड़ा पूरा होता है, ठीक है भैया। तो इसका जो जेड इफेक्ट होगा वो क्या होगा भैया, जेड इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा ना, हाँ जेड इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका जेड इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका थोड़ा सा और ज्यादा होगा ना, हाँ उस हिसाब से। तो अगर जेड इफेक्ट ज्यादा होगा तो रेडियस जो होगा, हाँ जो रेडियस होगा वो क्या होगा, कम होगा। ये ट्रेंड आप देख रहे हैं, आई होप क्लियर हो, समझ में आया, हाँ भैया क्यों 5F 4F 3D, अब क्यों होता है भैया, इनका सिग्मा बहुत पुअर होता है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा पुअर सिग्मा इसका होता है, फिर इसका, फिर इसका। और ये सब रिलेशन आई होप याद कर लेना, मीन्स याद नहीं करना, मीन्स समझ लेना, ठीक है ना, हाँ भैया। तो समझ में आया ना, ऑर्डर ऑफ इफेक्टिविटी मीन्स कॉन्ट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, मीन्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उसके बाद लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझ में आया, हाँ उसी तरीके से एक्टिनाइड होते हैं, ठीक है भैया। बस बात ये आती है कि इन दोनों में इफेक्टिव कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा ये होता है भैया, क्यों होता है, जिस तरीके से मैंने बताया 4F में बात करते हैं, हाँ इसमें जब सिग्मा बेकार होता है इसी वजह से जो रेडियस होता है वो कम हो जाता है, पर 5F में बात करें इसका सिग्मा और बेकार होता है, जब इसका सिग्मा और बेकार होता है इसका जेड इफेक्ट ज्यादा होता है, जेड इफेक्ट ज्यादा होगा तो रेडियस और कम होगा, बस वही रीजन है बस, ठीक है ना, हाँ भैया आई होप समझ में आया सब, हाँ भैया समझ में आया। मैंने कहा अब बात करते हैं एनालिसिस एंड एनर्जी, हमारा ये खत्म हुआ सब, ठीक है ना। एनालिसिस एनर्जी, एनालिसिस एंथैल्पी, एनालिसिस पोटेंशियल, जो भी बोलो, एनालिसिस एनर्जी, ठीक है ना, हाँ। अब ये एनालिसिस एनर्जी की क्या प्रॉपर्टी है, मैंने कहा देखो यार ये थोड़ा मोड़ा एज कम्पेयर टू बात करें एनालिसिस एनर्जी थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, मैंने कहा हाँ थोड़ा सा टफ पड़ जाता है एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस में, एटॉमिक रेडियस में इतना झंझट नहीं था, पर यहाँ पे थोड़ी चीज ध्यान देने वाली बात आ जाती है। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस की प्रॉपर्टी डिस्कस हो जाती है, हाँ जेड इफेक्ट की प्रॉपर्टी डिस्कस हो जाती है, तो क्या होता है बच्चे थोड़ा सीरियस होते हैं, पर ऐसे सीरियस होते जब वो एनालिसिस एनर्जी पे आते हैं तो उनका मन थोड़ा सा टूटने लगता है, थोड़ा सा उनका रिटेंशन पावर कम होने लगती है। तो बात ये आती है ना कि एनालिसिस एनर्जी जो होता है यहाँ क्वेश्चन फंसा सकते हैं आपको, ठीक है। अब बात आती है कि एनालिसिस एनर्जी होती क्या है, आपको सिंपल सी एक लाइन में बताता हूँ कि एनालिसिस एनर्जी होती क्या है। अगर देखो यार हम एनालिसिस एनर्जी बहुत चीज़ों को बोल सकते हैं, पर हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारी एनसीईआरटी की किताब में प्रिस्क्राइब किया गया है सिर्फ एक चीज़ का, ये वो क्या है, मैंने कहा देखो यार अगर कोई एलिमेंट है, हाँ कोई एलिमेंट है, जैसे कि कोई मेटल ले ले, हाँ कोई भी एलिमेंट ले लेते, हाँ ये वो सॉलिड नहीं होना चाहिए। पहली बात तो देखो यार कोई सॉलिड हो हाँ या कोई लिक्विड हो, हम उससे इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते ना, इलेक्ट्रॉन को निकाल कैसे सकते भैया, उसके गैसेस फॉर्म से निकाल सकते हैं, वो गैसेस किसके, ये उसके गैसेस के आइसोलेटेड फॉर्म में निकाल सकते हैं ना। हाँ मैंने क्या कहा, मैंने कहा बाबू अगर मान लो कोई एलिमेंट है एम, हाँ मैंने कहा अगर ये सॉलिड है क्या तुम इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो ना, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो ना भैया,
नहीं डाल सकते। उसी तरीके से मैंने कहा अगर देखो तो अगर देखो ये M2 हुआ और गैसेस फॉर्म में हुआ, तो क्या तुम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? ना भैया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, ना ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। ठीक है ना? अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन को निकालना है या डालना है तो सबसे पहले तुम्हें इस गैसेस एटम को, हाँ, तो अगर मान लो हमारा पहले हुआ, अगर हमारा पहले सॉलिड हुआ, हाँ सॉलिड हुआ, इसे तुम्हें गैसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई होप क्लियर हुआ। लेकिन अगर मान लो गैसेस में हुआ, लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल है, हाँ, इन्हें तुम्हें पहले सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझे? सिंगल गैसेस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। तो सिंपल से मैं तुम्हें फंसाता नहीं हूं, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, मैं बात सिंपल से ये कहना चाहता हूं, अगर मैं कोई आइसोलेटेड आइसोलेटेड हाँ गैसियस न्यूट्रल एलिमेंट ले लूं, अगर कोई मैं आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एलिमेंट ले लूं, हाँ, अगर मैं उसको एनर्जी दूं, अगर मैं उसको एनर्जी दूं अगर मैं उसको एनर्जी दूं और उस एनर्जी देने के बाद मैं वहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लूं, तो जो एनर्जी लगती है हम उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? एनालिसिस एनर्जी बोलते हैं। सिंपल सी बात यह है कि अगर हम किसी भी एटम को, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को, किसी भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम को, हाँ, एटम में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं एनर्जी देके, जो एनर्जी लगती है उसे वो क्या बोलते हैं? एनालिसिस एनर्जी बोलते हैं। आई होप क्लियर हो। हाँ भी क्लियर हो। एनालिसिस एनर्जी की जो हमारा यूनिट होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एक होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है ना? बस आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आई होप इतना क्लियर हो। हाँ भी इतना क्लियर हो। हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें ये पढ़ना है। आई होप क्लियर हो, हमें समझ में आ गया। मैंने कहा एम माइनस, मैंने कहा एम प्लस, मैंने कहा एम, ठीक है ना, मैंने कहा M2 माइनस, मैंने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, ये M हो गया, हाँ, मैंने यहाँ से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, मैंने यहाँ से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को और निकाला ना, हाँ, मैंने यहाँ से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला ना, हाँ। तो बता सकते हो इसमें से कौन सा आयनाइजेशन एनर्जी है? किस किस में जो भी एनर्जी लग रही है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। आप कहोगे भैया इसे हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। आपको बता दूं ये भी आयनाइजेशन एनर्जी है, ये भी है, ये भी है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं जो एनर्जी लगती है आयनाइजेशन एनर्जी लगती है, पर हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारे जो एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं तो वहां पे जनरली ये लिखा गया है, हम इसकी बात करते हैं। ये सब भी होता है लेकिन हमारी किताब के हिसाब से, हमारे सिलेबस के हिसाब से ये होता है। आई होप क्लियर हुआ। और इसमें भी पता है जो इलेक्ट्रॉन, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। हमारे सिलेबस के हिसाब से ये है, हमें ऑलमोस्ट ये पढ़ना है। आई होप क्लियर हुआ। आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? हाँ भी समझ में आ गया। मैंने कहा बाबू जब इतना समझ में आ ही गया है तुम्हें तो एक चीज लिखो इसी के आगे, अभी खत्म नहीं हुआ ये सब, ठीक है ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना। हाँ, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अभी ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अभी तक आपने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा है, अभी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने कहा बहुत ध्यान से सुनना। मान लो कोई एटम है, हाँ, गैसियस एटम, आइसोलेटेड है, न्यूट्रल है, ठीक है भैया। मैंने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला। अब एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, हाँ भैया, हाँ, अब मैंने क्या किया, इसको फिर से यहाँ पे रखा, हाँ भैया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को और निकाला, हाँ भैया, अब मैंने क्या किया, फिर से इसको यहाँ पे रखा, हाँ भैया, अभी एक इलेक्ट्रॉन को और निकाला, हाँ। मैंने कहा बाबू जो एनर्जी यहाँ पे मैंने दिया उसे क्या बोल देते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी 1 बोल देते हैं। जो मैंने एनर्जी यहाँ पे दी उसे आयनाइजेशन एनर्जी 2 बोलते हैं। जो एनर्जी मैंने यहाँ पे दी उसे आयनाइजेशन एनर्जी 3 बोल देते हैं ना, हाँ भी 3 बोल देते हैं। आपको बताना है सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? ये बड़ा होगा IE1 या E2 या E3, कौन सबसे बड़ा होगा? इसका आंसर आप तब दे पाओगे जब मैं आपको एक चीज बताऊंगा। अब ये वो चीज क्या है, ध्यान से सुनना बाबू, मेरी बात सुनना। हम जब यहाँ पे देखोगे बाबू, जो प्रोटॉन है, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे देखोगे प्रोटॉन नंबर सेम है, इनके पास भी उतना ही प्रोटॉन है, इसके पास भी उतना प्रोटॉन है, इतना प्रोटॉन है, यानी कि प्रोटॉन तो भैया सेम है हर जगह ना। हाँ, बदल क्या रहा है भैया? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं ना। हाँ भैया, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। अगर बाबू मेरी बात सुनो, प्रोटॉन सेम है, हाँ, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन कम होगा, हाँ, इलेक्ट्रॉन कम होगा, हाँ,
सिग्मा कम होगा, घटेगा, सिग्मा घटेगा तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा बाबू तो रेडियस इतना ही रेडियस रेडियस घटेगा, मैं जानता हूँ रेडियस घटेगा, पर इससे मत समझो तुम लोग। देखो बस इतना ध्यान रख लो, अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो इतना समझ लो, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ेगी, क्या करेगी, वो बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इससे अगर हम ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर जेड इफेक्ट बढ़ रहा है तो रेडियस क्या करेगा, घटेगा। अब रेडियस घटेगा, हाँ, तो वो न्यूक्लियस से क्लोज आता जाएगा ना, न्यूक्लियस से क्लोज आता जाएगा। अब न्यूक्लियस से क्लोज आता जाएगा तो न्यूक्लियस से उसकी पकड़ ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तुम ऐसे भी समझ सकते हो, पर तुम मैं कह रहा हूं तुम डायरेक्टली रीड करो ऐसे कि जेड इफेक्ट बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, जेड इफेक्ट बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, रेडियस घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तुम रेडियस से मत समझो, तुम इससे डायरेक्टली समझ सकते हो। आई होप क्लियर हो। हाँ, तो उस हिसाब से देखो भाई, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, जैसे कि जेड इफेक्ट यहाँ पे बढ़ रहा है, इसका जेड इफेक्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसके, और इसका जेड इफेक्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसके, तो बाबू जो E3 होगा इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। आई होप क्लियर हुआ। हाँ भैया, तो E3 जो होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, इसका फिर ये। आई होप इतना क्लियर हुआ। हाँ भैया, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, इसे बोलते हैं सेकंड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, इसे क्या बोलते हैं, थर्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, इसके बाद फोर्थ, इसके बाद फिफ्थ। आई होप इतना क्लियर हुआ। हाँ भैया, क्लियर हो चुका है। तो बस थोड़ी चीजें और आपको बता दूं मैं, कुछ क्वेश्चन करा दूं। ठीक है ना, आप इसको लिख लेना। ठीक है ना। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी खत्म नहीं हुआ है, पर एक्चुअली में बात ये है ना कि अब मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आयनाइजेशन एनर्जी में, इसको थोड़ा सा मीन्स इसके थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चला जाएगा, हालांकि मैं दे सकता हूँ। तो बात ये है ना कि रात ज़्यादा हो चुकी है, अभी मैं खाना का नहीं खाया हूँ, अप्रॉक्सीमेटली बज रहे हैं 12, ज़्यादा हो गए हैं, 1 बजे आसपास, 1 बजने वाले हैं। तो और मुझे सुबह जाना है ये, तो ध्यान से सुनना, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको सुनना, इसी पे स्टॉप करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट इसके आगे पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को, ठीक है ना। हाँ भैया, मीन्स हम ब्लॉक वाइज आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में हम कल देखेंगे ट्रेंड। पर हाँ, उससे पहले जो टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी में होता है वो तो देख लें। हाँ भैया, मैंने कहा इतना समझा कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसे होता है। हाँ भैया, मैंने कहा इफेक्टिंग फैक्टर यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना, जेड इफेक्ट सिग्मा, सिग्मा जेड इफेक्ट रेडियस एन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, इतना ले लेते हैं। हाँ, मैंने कहा बाबू तुमसे, मैंने कहा तुमसे अगर ये सभी बढ़ेंगे, अगर सिग्मा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, या प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, या माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, हाँ, ये सभी बढ़ रहे हैं, तो तुम क्या बता सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ, ध्यान से सुनना। अगर सिग्मा बढ़ रहा है, हाँ भैया, सिग्मा बढ़ेगा तो क्या होगा, सिग्मा बढ़ेगा, जेड इफेक्ट कम होगा, सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट कम होगा, और जेड इफेक्ट कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। हाँ, अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा, अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, अगर रेडियस बढ़ेगा, अगर रेडियस बढ़ेगा, अगर रेडियस बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट कम होगा, यानी कि एनर्जी एनर्जी कम होगा, अगर एन बढ़ेगा, यानी कि एन बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो ये कम होगा। हाँ भैया, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है यानी कि प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो यानी कि बढ़ेगा भैया। हाँ, ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा भैया। आई होप क्लियर हो। हाँ, तो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ भैया, समझ में आ गया, मैंने कहा समझ में आ गया। हाँ भैया, समझ में आ गया, ठीक है ना। हाँ, तो समझ में आ गया ना। हाँ भैया, समझ में आ गया। हाँ, एक चीज जनरली लास्ट चीज मतलब पूछ रहा हूँ आपसे, आप बता दो, इसके बाद हम आपकी क्लास एंड कर देंगे कुछ क्वेश्चन करा के। मैंने कहा हम प्रायोरिटी टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हाँ, तो जेड इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है, जेड इफेक्ट बढ़ता है, इसी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, जनरली, जनरली, हमेशा जरूरी नहीं, ये हम कल देखेंगे, ठीक है। कल बहुत बेहतर जाने वाली क्लास, बहुत बहुत ज़्यादा टफ जाने वाली है, पर इजी करूंगा, कोशिश बहुत रहेगी, ठीक है ना। हाँ,
जेड इफेक्ट बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है भैया। एक्चुअल में बात ये आती है ना, जेड इफेक्ट यहाँ पे बढ़ती है, पर बात आती है बीच में जेड इफेक्ट कांस्टेंट रह जाता है। जेड इफेक्ट की वजह से हम नहीं नाप सकते ना आयनाइजेशन एनर्जी में, टॉप टू बॉटम में कैसे नापेंगे? यहाँ पे जेड इफेक्ट कांस्टेंट है, क्या ये बोल देंगे आयनाइजेशन एनर्जी भी कांस्टेंट है? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। तो किस तरीके से देखेंगे भैया? मैंने कहा देखो यार, एन बढ़ता है ना, हाँ अभी मैंने देखा इससे पहले कि एन बढ़ता है। अगर एन बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, एनर्जी एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी? हाँ भैया, एनर्जी एनर्जी कम होगी। समझ में आया? हाँ भी समझ में आ गया। मैंने कहा ये भी लिख लेना आप लोग। हाँ, ये हमारा लास्ट चीज था, ठीक है ना। हाँ, इसके आगे हम नोट्स को कल कंटिन्यू करेंगे, पर कुछ क्वेश्चन होंगे जो पुराने लेक्चर से रिलेटेड है, मैं उनको डिस्कस कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है ना। बाकी नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। जितना मैंने कराया बस उतना समझ में आया ना। हाँ, मैंने कराया क्या, अभी मैंने सिंपल चीज़ें मैंने रेड्यूस कराया डी ब्लॉक का, उसके बाद मैंने एफ ब्लॉक का रेड्यूस कराया, उसके बाद मैंने डायरेक्टली हमने जब कर दिया था डी कॉन्ट्रैक्शन पे। डी कॉन्ट्रैक्शन के बाद मैंने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। हाँ भैया रिवाइज कर लें। मैंने कहा कि हम जब एफ ब्लॉक में गए, हाँ हमने देखा स्कैडियम से लेकर मैग्नीज तक रेडियस क्या हुआ, गिरा। उसके बाद आगे आगे मैग्नीज के बाद आयरन कोबाल्ट का रेडियस कॉन्स्टेंट रहता है, उसके बाद निकल कॉपर जिंक का रेडियस बढ़ता रहता है, जो भी होता है आप लोग देख लेना, और आई होप यही होता होगा। उसके बाद हमने क्या किया, एफ ब्लॉक पे आया। एफ ब्लॉक में हमने देखा कि यूरोपियम का रेडियस होता है जनरली सबसे बड़ा होता है, बाकी हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस कम होता है, ठीक है भैया। उसके बाद हमने डिकॉन्ट्रैक्शन पे आया। अब डिकॉन्ट्रैक्शन क्या होता है भैया, जो कि 13 ग्रुप होता है भैया, बैगन आलू गाजर इन थैला, जो एल्यूमिनियम होता है भैया उसका रेडियस बड़ा होता है एज कम्पेयर टू गैलियम के। हालांकि होना तो ये चाहिए, जब हम ऊपर से नीचे आए तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो जो गैलियम होता है उसका रेडियस बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम के। हाँ, बात तो ये होनी चाहिए, पर एल्यूमिनियम का बड़ा होता है, क्यों होता है एल्यूमिनियम का बड़ा होता है? क्योंकि गैलियम का छोटा हो जाता है। गैलियम का छोटा क्यों होता है? डिकॉन्ट्रैक्शन की वजह से, डी ऑर्बिटल की वजह से, और हम इसे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब इसे हम स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जब हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम से गैलियम पे आते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिल होना कहाँ से स्टार्ट होता है? स्कैडियम से होता है। इसी वजह से हम उसे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। आई होप इतना क्लियर। उसके बाद हम जंप कर देते किसके ऊपर, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में भैया हमने लेंथेनाइट सीरीज में देखा कि लेंथेनाइट सीरीज की वजह से रेडियस बराबर रहते हैं, कम हो जाते हैं, बढ़ते नहीं है। तो ये क्यों? लेंथेनाइट सीरीज में भैया 4f का यूज होता है। 4f का भैया सिग्मा बहुत कम होता है। 4f का भैया सिग्मा बहुत कम होता है भैया। हाँ, उसका जेड इफेक्ट ज्यादा होता है भैया। जेड इफेक्ट ज्यादा होगा भैया, रेडियस कम हो जाएगा भैया। हाँ भैया, और 5f में भैया एक्टिनाइट सीरीज में 5f का काम आ जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो एक्टिनाइट सीरीज का इफेक्टिव ज्यादा है एज कम्पेयर टू लेंथेनाइट सीरीज। उसके बाद लेंथेनाइट सीरीज का ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्कैंडाइट सीरीज। आई होप क्लियर हो। हाँ भैया, स्कैंडाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड स्कैंडाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है भैया। उसके बाद हमने जब किया था किसके ऊपर, एनालिसिस एनर्जी में। एनालिसिस एनर्जी क्या होती है भैया, हमने देखा अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन को गैसेस फॉर्म में होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए। उस वाला केस को हम पढ़ेंगे, जो उससे अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाले हैं जो एनर्जी लगेगी उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। उसके बाद हमने सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी देखा कि पहला सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव, तीसरा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ, तो तीसरे का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दूसरे के, और दूसरे का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पहले के। हमने इतना देखा। और प्रोडिसिटी में हमने क्या देखा, प्रोडिसिटी हमने ये देखा जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि हमारा जेड इफेक्ट बढ़ता है। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारा हमारा रेडियस बढ़ता है, यानी कि एन की वैल्यू बढ़ती है तो रेडियस बढ़ता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। आई होप इतना क्लियर हुआ। हमने इतना पढ़ा, इतना हमने रिवाइज कर लिया। हाँ, इतना रिवाइज कर लिया। कोई डाउट रहा, आई होप ना होगा, ठीक है ना। अब कोई डाउट हो तो क्वेश्चन में पूछना, मैं क्लियर कर दूंगा। और हाँ, रेस्पेक्टफुली पूछना, ठीक है ना। ये नहीं कि भैया तुम्हें आता नहीं है, वो नहीं आता, ऐसा मत बोलना, ठीक है ना। रिस्पेक्टफुली बोलना, मैंने कुछ गलती कर दी तो मुझे माफ़ करना, पर हाँ मैंने जितना पढ़ा है आई होप मैंने सब कुछ वैसे पढ़ा है, एडवांस के पर्सपेक्टिव पढ़ा है। इसके अलावा आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपको मन में ये नहीं आना चाहिए मैंने कुछ छोड़ा है। लिटरली मैंने कुछ नहीं छोड़ा, जितना होना चाहिए मैंने करा दिया। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन चेकआउट करना, हो जाएंगे आराम से, ठीक है ना। हाँ, अब देखो पुराने क्वेश्चन के, पुराना जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 7, जिन लोगों ने देखा है आप क्वेश्चन कर सकते हो, एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन क्या है बाबू, ध्यान से देखना, मार्क नहीं चलना। मैंने कहा O2 माइनस, हाँ N3 माइनस, हाँ F माइनस Mg2 प्लस, आगे क्या है Na प्लस Al प्लस 3। हाँ, इन सब में बता दो मुझे ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस, ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस बता दो, बताओ। स्टार्ट हो जाता है ना, ठीक है। हाँ भैया, हाँ N3 माइनस का सबसे ज़्यादा होगा एटॉमिक रेडियस। हाँ, उसके बाद भैया O2 माइनस का, हाँ भैया, उसके बाद इसका भैया आयरन माइनस का, हाँ भैया, उसके बाद भैया
उसके बाद भैया सोडियम का, हाँ भैया Na+ का, उसके बाद भैया Mg+2 का, हाँ भैया, उसके बाद भैया एल्युमिनियम +3 का। आई होप क्लियर हुआ। हाँ, तो ऑर्डर ऑफ द ये होगा। हाँ भैया, मैंने कहा ये सब जे का क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है ना। हाँ भैया, तो आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। हाँ, मैंने कहा एक क्वेश्चन ये है जे का आया हुआ था, लेकिन अच्छा हुआ, क्वेश्चन टफ है थोड़ा सा। P3 माइनस H2 माइनस, हाँ, Ca2 प्लस, हाँ, C प्लस, हाँ, क्लोरीन माइनस। हाँ, मैंने कहा इनके बीच में जो सही ऑर्डर है ये बता दो मुझे। ये सब जे का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जे के क्वेश्चन है। तो आप क्या कहोगे भैया, P3 माइनस सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा होगा, हाँ भैया, H2 माइनस, हाँ, उसके बाद भैया क्लोरीन, हाँ ना, हाँ, कैल्शियम और पोटेशियम में क्या कौन सा सबसे होगा, कैल्शियम और पोटेशियम बता दो भैया, कैल्शियम में पोटेशियम में। अब आपको मैंने बताया था इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप कुछ बच्चे कहेंगे पोटेशियम को आगे रख देंगे, पर कैल्शियम यहाँ पे आगे रहेगा, उसके बाद पोटेशियम आएगा। आई होप क्लियर हुआ। हाँ, ठीक है ना। हाँ, चार्ज के हिसाब से छोटा तो ये होना चाहिए ना, चार्ज के हिसाब से छोटा कौन होना चाहिए, ये होना चाहिए, पर मैंने इसका रीजन मत दिया था कि क्यों होता है। आई होप आप लेक्चर में से भी देखना, ठीक है। हाँ, तो समझ में आ जाएगा, जे का क्वेश्चन है। और आपको क्वेश्चन करा दूँ, हाँ, मैं इसको रेज करता हूँ। हाँ, मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन है, आयोनिक रेडियस ऑफ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कहता है, आयोनिक रेडियस ऑफ F माइनस, हाँ, O2 माइनस, हाँ, O2 माइनस, हाँ, यानी कि ये O2 माइनस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर 1 पॉइंट, इसका क्या है 1.33 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और इसका क्या है 1.4 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। while the covalent radius of the nitrogen is, while covalent radius of nitrogen क्या है, वो है 0.74, ठीक है भैया, ये है। हाँ भैया, तो बोला है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयोनिक रेडियस ऑफ N3, बोला गया करेक्ट स्टेटमेंट बताना है N3 का, N3 माइनस का ना। हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट इसका बताना है आपको। मैं वो स्टेटमेंट लिखने नहीं जा रहा हूँ, और मैंने लिखा भी नहीं वो स्टेटमेंट, पर ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन के करना सीखना क्या है। मैंने कहा ये सब जे का क्वेश्चन है। आपको दिया गया था ये F माइनस का, हाँ ये दिया था, O2 माइनस का ये दिया गया था, ठीक है, N का ये दिया गया था, रेडियस दिया गया था, और N3 का नहीं दिया गया था। N3 का गेस करना था कौन सा हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, अगर बाबू मैं तुमसे बोलूँ F माइनस, O2 माइनस, हाँ, N और N3 माइनस, N माइनस 3, ठीक है ना, N3 माइनस। हाँ, इनमें से थोड़ा सा ऑर्डर बता सकते हो। हाँ भैया बता सकते हो ऑर्डर। मैंने कहा कौन सा ऑर्डर होगा भैया, जो N3 माइनस होगा, हाँ, N3 माइनस सबसे ज्यादा होगा, हाँ भैया, उसके बाद भैया O2 माइनस, हाँ, उसके बाद F माइनस, उसके बाद क्या आएगा, ये आएगा, ये होगा ना, हाँ भैया ये होगा, ये होगा, हाँ भैया ये होगा। तो उसमें आपको चूज करना था कि बता दो इसका रेडियस क्या होगा, N3 माइनस का रेडियस क्या होगा, ठीक है ना। N3 माइनस का रेडियस क्या होगा आपको चूज करना था, ऑप्शन में गिवन था, तो आराम से आप चूज कर लेते। सबसे बड़ा जो होता है वो इसका रेडियस होता है, उसके बाद मीन्स सबसे बड़ा जो होता है उसका रेडियस होता है, और इसका रेडियस सबसे बड़ा होता है एज कम्पेयर टू आयरन के और इसके। तो आपको चूज कैसे करोगे भैया, वो नंबर में होगा। मैंने कहा वो चूज इस हिसाब से करना था, इस नंबर से कंपेयर करते हैं, वो रेडियस इससे भी बड़ी आती है, इससे भी बड़ी आती है, आप उसी को चूज करते हैं, ठीक है ना। आई होप समझ में आया। क्वेश्चन कैसे आते हैं, फॉर्मेट समझना बस इसका लिए, ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन ये था, एवनिक रेडियस ऑफ Na+ का आयोनिक रेडियस, ये सब जे में क्वेश्चन है, वो है 1.022 एंगस्ट्रॉम। आयोनिक रेडियस ऑफ Na+ क्या है, रेडियस जो है 1.02 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। द आयोनिक रेडियस ऑफ Mg+2 A3+, Mg+2, हाँ, Al+3 का एटॉमिक रेडियस क्या होगा रिस्पेक्टिवली बताना है। हालांकि देखोगे तो अगर इन तीनों में तुम ये देखो सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, ये सबसे बड़ा कौन सा होगा भैया, Na+ सबसे बड़ा होगा, हाँ, उसके बाद कौन सा होगा भैया, Mg+2 होगा, हाँ, उसके बाद एल्यूमिनियम+3 होगा ना। हाँ, इसका क्या गिवन है, इसका क्या गिवन है, इसका क्या गिवन है 1.02। हाँ, तो आपको कुछ नंबर गिवन थे ऑप्शन में, मैंने लिखे नहीं है, तो उसमें नंबर में आपको चूज करना था कि इसका क्या होगा और इसका क्या होगा, रिस्पेक्टिवली में आपको बताना था। हाँ, आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी नंबर आएगा, हाँ, जो नंबर मैग्नीशियम का आएगा और जो नंबर एल्यूमिनियम का आएगा, बात करते हैं मैग्नीशियम के नंबर का, वो नंबर इससे तो छोटा होगा पर इससे बड़ा होगा, तो आपको ऐसे चूज करना था, ठीक है। जो एल्यूमिनियम का कैसे चूज करेंगे, जो नंबर सबसे छोटा हुआ वो एल्यूमिनियम का होगा। आई होप क्लियर हुआ। तो रेडियस चूज करने का कैसे करना है, हाँ भैया, तो फॉर्मूला पता चल गया, हाँ भैया। ये सारी चीजें हमने एस ब्लॉक का और पी ब्लॉक में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, आप लोग मत डरना कि भैया हमने ये सब पढ़ी नहीं है। तो मैंने कहा एक और क्वेश्चन देख लो, हाँ, ये भी जे मेंस का है, पोटेशियम प्लस
पोटेशियम प्लस, ये तो कर ही लोगे यार, Na प्लस रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने करा दिए हैं इसे, ये मैंने करा दिया ना, इसमें बता देना, ये आप तो बता ही लोगे। एक जे का क्वेश्चन है 2000 में आया था, F माइनस O2 माइनस N3 माइनस, इसमें जो ट्रेंड है वो क्या होगा, ये सबसे बड़ा ये होगा, सबसे बड़ा उसके बाद ये होगा, बहुत आसान है ना, पर हाँ जे में से क्वेश्चन थे तो क्या कर सकते हैं, इनको लेना पड़ेगा। आई होप इतना क्लियर हो चुका है। तो मैंने एटॉमिक रेडियस के हिसाब से, मैंने जो पुराना लेक्चर था उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन करा दिया जीएमएस का, और मैंने उसका डीपीपी में डाला था डिस्क्रिप्शन में, वो भी सॉल्व हो जाएगा, आप लोग सॉल्व करोगे तो हो जाएगा सॉल्व। और हाँ भाई, मैंने एफ ब्लॉक डी ब्लॉक को अच्छे से एटॉमिक रेडियस कवर कर दिया है। अब बात आती है कि आयनाइजेशन एनर्जी की, आयनाइजेशन एनर्जी को मैंने आराम से मैंने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको पूरा करेंगे, अच्छे से रिवाइज करके आयनाइजेशन एनर्जी को हम पूरा करने वाले हैं। तो डरने और घबराने की बात नहीं है, सब कुछ बेसिक से होगा, सब कुछ एडवांस तक जाएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। और हाँ, आवाज़ की दिक्कत, भैया तेज़ बोलते हो या थोड़ा सा कम समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सुधार लूँगा इसका, ठीक है। तो मैं इसको सुधार लूँगा, मैं आराम से बोलूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना, ठीक है ना। ओके। हाँ, और हाँ, ये नोट्स बेस क्या सफिशियंट है, मैंने कहा हाँ, ये जो नोट्स है हमारे, जो नोट्स है मेरा, ये सफिशियंट है। इसके अलावा आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भैया इसके मिस क्या भैया आप इतना लिखवाते हो, क्या ये कम है? मैंने कहा आपको लगता है ये कम है, अगर आप जब सारे लेक्चर्स मर्ज करोगे ना, देखोगे बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा, एक अच्छे पेजेस में, ठीक है ना। तो इसके अलावा आपको कुछ पेजो नहीं भरने, बस आपको रिवाइज करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बस। क्वेश्चन डीपीपी में जरूर चेकआउट करना, ठीक है ना। बाय बाय।